हेलो भाइयों और बहनों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आवश्यक तत्वों के जैविक कार्य का वर्णन। डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जैविक कार्य, जिसमें हमारे होंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत सारे तत्व होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो प्रकृति में पाए जाने वाले धातु तथा अधातु तत्व अनेक जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारे प्रकृति में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो होते हैं कि बहुत सारे तत्व होते हैं जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैविक प्रक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव के जीवन हेतु महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे पास बहुत सारे हमारे शरीर में तत्व जो होते हैं, हमारा शरीर भी बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बना है। तो जैविक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कुछ तत्व हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हें हम आवश्यक तत्व कहते हैं। ठीक है। अब इनमें से कुछ आवश्यक तत्व जैविक कार्यों की या जैविक रासायनिक भूमिका निम्नानुसार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला जैविक तत्व सोडियम। सोडियम जैविक क्रियाओं में, जैविक क्रिया समझ गए होंगे, जीव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं में यह एक आवश्यक तत्व है। यह अधिकांशतः क्लोराइड तथा बाइकार्बोनेट के साथ आयनिक संबंध रखता है। अम्ल क्षार साम्य को नियंत्रित। तो आप जानते होंगे हमारा NaCl होता है नमक, और साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये इस फॉर्मेट में ज्यादातर रहते हैं, जिससे ये अम्ल और क्षार को साम्य रूप में नियंत्रित रखते हैं तथा यह कोशिका भित्ति के दोनों ओर के परासरण दाब को स्थिर रखते हैं। कोशिका भित्ति आपको दिख रहा होगा। कोशिका भित्ति में एक साइड ये आंतरिक रूप से रहता है और एक साइड बाहरी रूप से। तो ये दोनों साइड के जो परासरण दाब है, अब परासरण दाब क्या होता है देख रहे होंगे आप। परासरण दाब आप किसमिस के रूप में समझ सकते हैं कि जब हमारा उच्च सांद्रता होती है, तो उच्च सांद्रता में कुछ जो हमारा होता है निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर द्रव्य का अर्ध पारगम्य झिल्ली से आदान प्रदान होने लगता है। जैसे आप किशमिश के थ्रू आप समझ जाएंगे कि जब आप किशमिश को पानी में डुबाते हैं तो किशमिश फूल जाता है। वही कॉन्सेप्ट है कि जब हमारा पानी हो गया कम सांद्रता वाला और जो किशमिश हो गया वो अधिक सांद्रता वाला हो, तो कम सांद्रता से वो अधिक सांद्रता की ओर जाने लगते हैं। तो अब ये परासरण परासरण हुआ। परासरण दाब होता है कि इसको जो हो रहा है इसमें अर्ध पारंगम्य झिल्ली के साथ जो बह रहे हैं उसमें कुछ ऊर्जा या दाब लगा करके इस परासरण की क्रिया को रोकना परासरण दाब कहलाता है। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति होती है सबसे आउटर लेयर। हमारी पादप जो होती है पादप कोशिका, उसके सबसे आउटर लेयर होती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के जो अंदर साइड होता है उसमें जेल जैसे भरा होता है, और बाहर साइड होता है जिसका जो हमारा होता है सांद्रता कम होती है, अंदर की सांद्रता अधिक होती है। क्योंकि अंदर तो जेली जैसा है जैसे किशमिश में होता है, उसी प्रकार से बाहर की सांद्रता कम होती है। तो उसमें परासरण की क्रिया होती है, मतलब उसमें अर्धपारंगम्य झिल्ली से वो बहने लगता है पानी निम्न दाब से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की। तो उसी चीज को रोकने का कार्य हो रहा है कोशिका भित्ति, कि उसी चीज को परासरण दाब को स्थिर बनाए रखता है। तथा तंत्रिक मतलब सोडियम जो है कोशिका भित्ति को पावर देने का कार्य कर रहा है। ठीक है। तथा तंत्रिकाओं की सुग्राहिता को भी बनाए रखता है। अब तंत्रिकाएं जो होती हैं हमारे शरीर में, पूरे तंत्रिका से ही हमारा कार्य चलता है। नर्वस सिस्टम को हमारा सुग्राही बनाने का कार्य, मतलब बहुत ही अच्छे से काम करे, ये सोडियम हमारा इन सब चीजों कार्यों को करता है। अब आता है पोटेशियम। अगर आपको कोई भी चीज अगर समझ नहीं आ रही होगी तो थोड़ा सा मेरे वॉइस को जो मैं बोल रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिएगा, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला। अब यहाँ पर अब यह पोटेशियम एक आवश्यक धातु तत्व है। यह एक पोटेशियम धातु है। उपापचय की क्रिया में यह आवश्यक है। उपापचय होता है कि जो हमारा ग्लूकोज या फिर कोई भी एनर्जी होती है, तो ग्लूकोज को ये क्या करता है, डायरेक्टली फॉर्मेट में ऊर्जा में परिवर्तित करता है उपापचय। तो उपापचय जो है उसको पावर देने का कार्य कर रहा है पोटेशियम। उपापचय की क्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, जो होता है एनर्जी को कन्वर्ट करने का कार्य होता है, मतलब जो हमारे ग्लूकोज होती हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का कार्य होता है। तो पोटेशियम उपापचय की क्रिया को
उपापचय की क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र की सुग्राहिता को बनाए रखता है। वही नर्वस सिस्टम जो हमारा है उसको जो क्या करता है, सुग्राहिता बनाता है, अच्छे से काम करवाता है। ठीक है, बहुत लोग पागल हो जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। वही चीज है कि उसको सुग्राहिता बनाने का कार्य पोटेशियम करता है। तो ये हो गया हमारा पोटेशियम। अब आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में प्राणी कोशिकाओं में मैग्नीशियम आयनों Mg2+ की सांद्रता पाई जाती है। प्राणी कोशिका, सिंपली जो हमारा प्राणी मतलब हमारा जानवरों की कोशिका जो होती है उसमें मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता पाई जाती है। मतलब उनके अंदर जो मैग्नीशियम आयन होते हैं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 21 मतलब मिलीग्राम 21 मिलीग्राम प्रति 100 ml में होता है। प्रति 100 ml में 21 मिलीग्राम होता है तथा मैग्नीज उपस्थित रहता है तथा रक्त में इसकी मात्रा 2 से 4 मिलीग्राम प्रति 100 ml हमारा मिलीग्राम होती है प्रति 100 ml में। तथा हम हरे पौधे में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के लिए Mg2+ आयन महत्वपूर्ण होता है। अब हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है कुछ इस प्रकार से। अब ये क्लोरोफिल में जो है प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब पौधे के लिए जो हमारा मैग्नीशियम है वो आवश्यक रूप से होता है। ठीक है, अब उसके पश्चात हमारा आता है कैल्शियम। तो कैल्शियम प्रमुखतः हड्डियों में पाया जाता है। शरीर में 99% कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में कैल्शियम जरूरी होता है, ये तो आप जानते होंगे। इसकी कुछ मात्रा तरल के रूप में भी पाई जाती है। अब कैल्शियम तरल के रूप में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जैसे आपको चोट लगती है तो चोट लगने के पश्चात ये रक्त के साथ मिल करके थक्का बनाने का कार्य करता है। स्कंदन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। स्कंदन अर्थात थक्का बनाने का कार्य होता है। इसलिए कैल्शियम कुछ मात्रा में हमारे फॉर्मेट में मतलब तरल के रूप में पाया जाता है। अब तथा Ca2+ आयन हृदय की मांसपेशियों तथा तंत्रिकाओं की सामान्य उत्तेजना के लिए आवश्यक है। दिल की धड़कन आप किसी किसी की मतलब जो होती है, नसें कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां हृदय की तथा तंत्रिकाओं की सामान्य उत्तेजना के लिए ये कैल्शियम Ca2+ आयन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त Ca2+ आयन मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी उपयोगी होता है। मांसपेशियों का संकुचन होता है कि जब मांसपेशियां आपकी थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं, थोड़ी सी सिकुड़ने की वजह से उसकी जो गति होती है, मांसपेशियों की गति बढ़ जाती है। मसल्स जो हमारे होते हैं, मसल्स उनकी जो हमारी संकुचन होता है, उस संकुचन मतलब सिकुड़ना, मांसपेशियां थोड़ी सिकुड़ जाती हैं जिससे टाइट हो जाती हैं, जैसे बॉडी नहीं बन जाता है, वही चीज है कि मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है और जिससे कि मांसपेशियों की गति हमारी जो होती है उस भाग की गति बढ़ जाती है। ठीक है, अब उसके पश्चात हमारा आता है क्रोमियम। क्रोमियम ग्लूकोज उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण मुख्य भूमिका होती है। अब उपापचय मैंने बताया था क्योंकि ये ग्लूकोज या किसी चीज को डायरेक्टली हमारी ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य होता है। तो क्रोमियम जो होता है उपापचय की क्रिया में इसकी मुख्य भूमिका होती है। ये ग्लूकोज को ये उपापचय जो करता है उसकी जो पावर होती है उसको बढ़ा देता है जिससे उपापचय आसानी से हो सके। क्योंकि देखते होंगे बहुत सारे लोग बहुत दुबले पतले होते हैं क्योंकि उनके में उपापचय की क्रिया अच्छे से नहीं हो रही होती है। ग्लूकोज जो होता है वो अच्छे से हमारा डायरेक्टली फॉर्मेट में ऊर्जा में नहीं बदल रहा होता है, जिसलिए यहाँ पर क्रोमियम की दवाई उसको दी जाती होगी जिससे ग्लूकोज उपापचय की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह लिपिड प्रोटीन प्रोटीन वोटीन भी हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, डायरेक्टली हमारे मल द्वार से निकल जाता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की जो क्रिया है उसे भी डायरेक्टली उपापचय मतलब ऊर्जा में बदलने में यह सहायक होता है हमारा क्रोमियम। अब आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम यह अनेक धातु एंजाइमों की सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह एंजाइम हमारे पास होता है कि यह एंजाइम जो हमारे धातु एंजाइम को सक्रिय करने में एंजाइम क्या करते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो हमारे पेट में एसिड होता है, वो एसिड साथ में मिलता है। वही चीज जो हमारी प्रक्रियाएं हो रही हैं उन सब चीजों को ये एंजाइम होता है उसके सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब उसे और तीव्र गति से करने लगता है। भोजन का पचना बहुत ही तीव्र हो जाएगा। जो भी हमारे शरीर में रासायनिक क्रिया हो रही हैं उसे तीव्रता प्रदान करता है। तो यहाँ पर यह अनेक धातु एंजाइमों को सक्रिय करने का मतलब हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं
तो उनमें से धातु एंजाइमों को यह मैग्नीज हमारा सक्रिय करने का कार्य करता है, और इसकी कमी से स्तनधारियों में नपुंसकता हो जाती है। स्तनधारी जो होते हैं, जानवर हो या इंसान, उनमें जो होता है बच्चे पैदा करने में नहीं हो पाता, बच्चे नहीं हो पाते हैं। ये हुआ मैग्नीशियम का उपयोग। अब उसके पश्चात आयरन। आयरन यह शरीर में कई जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक। हमारे शरीर में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक प्रक्रिया वही जीवन के लिए, जीव के जीवन हेतु महत्वपूर्ण। तो ये जीव के जीवन हेतु यह आयरन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से हमारा होता है। यह हीमोग्लोबिन में का महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचार करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है हमारा आयरन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में पूरा ट्रैवल करवाता है। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ग्रहण करने में, हीमोग्लोबिन का अगर ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता अगर कम हो जाती है, तो आयरन होता है उसे क्षमता को और बढ़ा देता है, जिससे ऑक्सीजन ग्रहण करने में यह सहायता प्रदान करता है आयरन। अब शरीर में 4 से 5 ग्राम आयरन पाया जाता है, ठीक है, जिसमें से 65 से 70% हीमोग्लोबिन में, क्योंकि यह हमारा आयरन जो है वो ऑक्सीजन को ग्रहण करने में सहायता प्रदान करता है, इसलिए 65 से 70% हमारा हीमोग्लोबिन में, 5% मायोग्लोबिन में, 5% आयरन युक्त एंजाइम में। आयरन युक्त एंजाइम जो होते हैं हमारे धातु एंजाइम, ठीक है, आयरन युक्त एंजाइम, तथा 20% भंडार में रखा रहता है। 20% जो हमारा रहता है अलग से स्टोर्ड रहता है, क्योंकि बाद में अगर कुछ काम आए तो काम चल जाए, ठीक है। और यह शरीर में 2 ऑक्सीजन अवस्थाएं में Fe2+ तथा Fe3+ में भी पाया जाता है। ये हो गया हमारा आयरन। इसमें से कोई भी चीज आपको अगर समझ नहीं आ रही होगी, तो मेरी जो वॉइस है उसे एक बार और ध्यान से सुनिएगा, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाने वाला है। और कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। अब आता है हमारा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम होता है, यह जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। मॉलिब्डेनम जैविक प्रक्रिया, आप समझ गए होंगे, वही चीज जीव के जीवन हेतु महत्वपूर्ण। यह हमारा मॉलिब्डेनम है, जीवन हेतु महत्वपूर्ण है। यह केवल हरी शैवालों को छोड़ करके सभी जंतुओं में पाया जाता है। हरे शैवाल कुछ ऐसे दिखते हैं, हरी शैवाल को छोड़ करके सभी जंतुओं में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो यहाँ पास नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है सिंपली फॉर्मेट में हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजनों को अमोनिया या फिर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके उसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। और नाइट्रोजन अपचयन के लिए, नाइट्रोजन अपचयन होता है जो हमारे शरीर में जो हमारा नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट को नाइट्राइल में परिवर्तित करता है, जिससे हमारे शरीर को अधिक पोषक तत्व तो मिलते हैं, नाइट्रोजन युक्त हो जाते हैं। तो ये होता है हमारे पौधे में और जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मॉलिब्डेनम। केवल और केवल हरे शैवालों में यह नहीं पाया जाता है। तो ये हुआ हमारा फुल डिटेल ऑफ आवश्यक तत्वों के जैविक कार्यों का वर्णन। तो आपको इसमें कोई भी चीज समझ में नहीं होगी तो कमेंट बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल में आपको इसकी डॉक्यूमेंट्स पूरी मिल जाएंगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।